बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग आज बात करेंगे यूनियन बजट की बात करेंगे, जो आज माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने आज संसद में पेश किया, उसकी बात हम लोग करेंगे। इसमें हम समझाएंगे आपको सबसे प्रमुख प्रमुख बातें क्या हुई, जो आपके काम की क्या है। खासकर मैं इस व्यू पे इसको लेके चलूंगा कि एक नॉर्मल अगर इंसान देख रहा है उसको भी समझ में आए, और एक यूपीएससी, एमपीपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस कहीं कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके संदर्भ में ये बजट कैसे हो सकता है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कहाँ से आने वाले। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज नोट कर लेना होगा, ये चीज ध्यान में रखना होगा कि ये जो बजट है ना, इससे आने वाले एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन बनना तय है, चाहे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो। तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत बेसिक से चलूंगा। मेरी लैंग्वेज जो रहेगी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी, क्योंकि आप सबको मालूम है कि आज की डेट पे कोई भी व्यक्ति हिंदी नहीं, कोई भी व्यक्ति इंग्लिश नहीं है, सबको दोनों लेके चलना पड़ता है। तो मैं भी कोशिश ये करूंगा दोनों लेके चलूं, पर ज्यादा झुकाव इंग्लिश की तरफ हो सकता है, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक जो टर्म है इंग्लिश ज्यादा ठीक रहता है। ठीक है, तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए बहुत ही आसान से भाषा में समझाऊंगा, और मैं ये दावा करता हूं कि आप जब वीडियो के एंड तक पहुंचेंगे ना तो आपको सारी चीजें बजट का क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्टार्ट इस तरह करते हैं। बजट ये कब के लिए होगा? 2025 और 26 के लिए, फाइनेंशियल ईयर। ओके, हम सबको मालूम है कि फाइनेंशियल ईयर भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चालू रहता है। ठीक है, तो आज ऐसा ही हुआ। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, बार बार मैं नहीं बोलूंगा, एफएम बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो हमारी एफएम जो हुई, सबसे पहले नॉर्थ ब्लॉक गई। दिल्ली में आप लोग जानते होंगे नॉर्थ ब्लॉक साइड फाइनेंस मिनिस्ट्री है, नॉर्थ ब्लॉक गई। उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन गई। राष्ट्रपति भवन जब जाती हैं तो उनको जो आजकल परंपरा चल रही है कि दही चीनी खिलाया गया, किसके द्वारा? हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू जी द्वारा। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में लगभग 10 बजे वो पहुंची, और तब तक ये कॉपी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भेज दिया जाता है। तो 10 बजे पहुंची वहां, फिर उन्होंने बजट को पेश किया। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल थोड़ी सी मैं बता देता हूँ क्या है बजट के संदर्भ में। तो बजट ऐसा शब्द है कि ये खुद से जनरेट किया गया है। खुद मतलब लोग अपने से चलन में ला लिए। बजट कोई शब्द नहीं है, इसको हमेशा एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट या फिर स्टेटमेंट कहा जाता है, जो आर्टिकल नंबर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 112 से 117 तक है, 1122 टू 117। ओके, इस तरह के प्रावधान है और उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये है प्रोविजन किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर क्या बात करेंगे इसमें कि जो आर्टिकल 266 में है, तो एक नियम है जिसमें कंसोलिडेटेड फंड है, जो भारत का संचित निधि है, को पार्लियामेंट के परमिशन के बगैर आप नहीं निकाल सकते। तो पार्लियामेंट का परमिशन लगना बहुत जरूरी है, ये इतना आपको बात याद रखना है। अब सिंपल सी बात दूसरी है कि कौन बनाता है बजट को, कौन बनाता है? तो बेसिक बात है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बजट डिवीजन एक होता है, वहां पर बजट को तैयार किया जाता है। ठीक है, कुछ फैक्ट हैं बजट से रिलेटेड जो हर बार हम बताते हैं कि सबसे ज्यादा बजट कौन पेश किया है, तो 10 बार मोरारजी देसाई। लेकिन याद ये रखिएगा कि वो अलग अलग सेशन में किए हैं, और लगातार सबसे ज्यादा कौन किया है, तो 8 बार कौन कर चुकी है अभी? निर्मला सीतारमण जी लगातार कर चुकी हैं। ओके, और एक फैक्ट है कि लॉन्गेस्ट बजट कौन सा है, एक स्पीच के मामले पे, एक लॉन्गेस्ट टाइम के मामले में। ठीक है, तो समय के अगर मामले में देखा जाए तो लगभग 2.5 घंटे का बजट हुआ था, निर्मला सीतारमण जी का ही हुआ था, अभी पुराना से पुराना। और उसके बाद सबसे बड़ा शब्दों के आधार पर 1991 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बजट पेश किए थे, वो लगभग हुआ था शब्दों के आधार पर। तो इस तरह ये फैक्ट हुए। अब शुरू करते हैं आज के बजट की प्रमुख प्रमुख बातें, आज किस तरह क्या क्या उसमें संदर्भित रहा। ठीक है, अब आप लोग पिछला बजट अगर पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो लगभग चीजें वही रहती हैं, मतलब उसी को आगे बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्पीच में स्टार्ट किया गया, 4-5 चीजों का डिस्कशन किया गया, जिसमें ग्रोथ ग्रोथ आता है नंबर 1, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तथा मिडिल क्लास को किस तरह इनहेंस। 4 पॉइंट पे बात किया गया है
ग्रोथ, नंबर वन, ग्रोथ पे फोकस किया जाएगा। दूसरा नंबर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तीसरे नंबर अगर बजट की उसमें बात किया जाए तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पीवीटी इन्वेस्टमेंट। ये चार आधार थे। और चौथा नंबर कि मिडिल क्लास को किस तरह इनहेंस किया जाए, कैसे, फाइनेंशियली फाइनेंशियली इकोनॉमिकली। तो ये चार पॉइंट, ये चार बातों के साथ चार पिलर में बात हुई। सबसे पहले ग्रोथ मतलब ग्रोथ करना, आपको वृद्धि करना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास किस तरह किया जाए लोगों का, और प्राइवेट में किस तरह इन्वेस्टमेंट किया जाए, और मिडिल क्लास चौथा नंबर को किस तरह इनहेंस किया जाए, पावर दिया जाए। ठीक है, ये चार पिलर पे बात हुई। फिर उसके बाद मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं डिटेल में करूंगा। ठीक है, उसके बाद आप सबको पता है उनके भाषण में गरीब, युवा, अन्य दूत, नारी, ये बजट भाषण में गरीब, गरीब, युवा, अन्न दूत और नारी, ये एफएम के भाषण में रहा। ये चार वर्गों की बात की गई है हमेशा से। ठीक है ना, पिछली बार भी किया था। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो भारत की स्थिति है, आप लोग देख रहे हैं ग्रोइंग कंट्रीज में, ग्रोइंग कंट्रीज जो हैं उसमें भारत की स्थिति बहुत बेहतरीन है। इसका उनका ये कहने का मतलब था कि जो जियो पॉलिटिकल सिनारियो क्रिएट हुआ है ना, जियो पॉलिटिकल टेंशन हुआ, जियो पॉलिटिकल सिनारियो इन द सेंस कि जो पूरे देश विदेश में जैसे युद्ध हो रहे हैं, अ, उधर आप रूस का चल रहा है, यूक्रेन का चल रहा है, फिलिस्तीन का चल रहा होता है, तो इससे जो टेंशन बढ़ता है ना, तो उसका इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ता है। तो उन्होंने ये कहा जियो पॉलिटिकल टेंशन में, लेकिन हमारा क्या है कि अभी इंडिया का स्थिति बहुत बेहतरीन है। तो इंडिया की हालत बहुत बेहतरीन है ग्रोइंग कंट्रीज में, क्योंकि इस टेंशन की वजह से हमारा बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। बाकी प्रभाव तो सब में पड़ा है, तो उन्होंने इसका भी जिक्र किया। और उसके बाद विकसित भारत, विकसित भारत की भी बात की उन्होंने। अब विकसित भारत है क्या, तो विकसित भारत में मेन पॉइंट उन्होंने विकसित भारत के अंतर्गत चर्चा किया कि विकसित भारत का आखिर उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो विकसित भारत मेनली उन्होंने 5 पॉइंट के अंतर्गत इसको बताया। ठीक है, अब यहाँ से आप समझती है क्वेश्चन यहाँ से कैसे राइज होंगे। ये 4 पॉइंट जो उन्होंने 4 पिलर मेन संदर्भ बात किया, उसके बाद फिर विकसित भारत के उन्होंने क्या कहा, 6 पॉइंट उन्होंने कहा कि विकसित भारत का मेन उद्देश्य क्या है, तो जीरो पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी का जो परसेंट है जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, गुड क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की उन्होंने बात की, और जब तक 100% ना हो, कहा, मेनली स्कूल लेवल पे, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा उन्होंने विकसित भारत का उद्देश्य क्या बताया, तो उन्होंने ये बताया कि हाई क्वालिटी हेल्थ केयर, सबके पास उच्च गुणवत्ता वाला स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, ये उन्होंने कहा। तीसरी 3 और बातें उन्होंने कही कि जब भारत में महिलाओं की साझेदारी 70% क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए, कौन, वुमेन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये विकसित भारत का हमारा उद्देश्य है। ठीक है, 70%। फिर उसके बाद उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि फार्मर फार्मर का जब रिफॉर्म हो जाए, फार्मर का इनहेंस हो जाए, इनहेंसमेंट हो जाए, तब हमारा विकसित भारत का सपना पूरा हो रहा है, और यही हमारा उद्देश्य है। और एक और कहा उन्होंने कि हाई क्वालिटी हेल्थ केयर हो गया, स्किल लेबर, हाँ, भारत में एक और विकसित स्किल्ड लेबर। अब एक स्किल लेवल की कितने परसेंट स्किल होना चाहिए, 100% स्किल होना चाहिए। तो ये हमारा
मेन वो हुआ। तो अगर आपको अगर बताया जाए तो विकसित भारत का हमारा उद्देश्य क्या है? जीरो पॉवर्टी, गरीबी जीरो हो, गुड क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी हेल्थ केयर, 70% एक्टिव वुमेन इकोनॉमी, उनका क्या हो? भागीदारी हो, फिर फार्मर एनहेंसमेंट और स्किल लेबर 100% हो, ये उन्होंने कहा। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, 6 डोमेन पे उन्होंने बात किया। ठीक है, अब फिर उसके बाद 6 अलग अलग और डोमेन है। डोमेन मीन्स एक क्षेत्र कहा जाए जैसे, तो 6 डोमेन अलग से, और ये विकसित भारत का हमारा उद्देश्य हुआ। और 6 डोमेन पे उन्होंने और बात किया। ठीक है, पहला पॉइंट ये आप करेंगे, दूसरा ये करेंगे। ठीक है, हम आगे इसको रब करते जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर 6 डोमेन पे उन्होंने बात किया कि 6 डोमेन किस क्षेत्र में हमारा ये पूरा बजट जो है इर्द गिर्द इससे घिरा रहेगा। ठीक है, तो 6 डोमेन या फिर 6 क्षेत्र कहें, 6 डोमेन कौन कौन से होंगे, किसके इर्द गिर्द ये बजट रहेगा? तो नंबर 1 रहेगा टैक्सेशन। ठीक है, दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो पावर सेक्टर, पावर सेक्टर पर हम मेन फोकस करें, पावर मतलब एनर्जी। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट। चौथे नंबर की अगर हम बात करें, मैं बहुत शॉर्ट्स में बता रहा हूं, माइनिंग, माइनिंग। ठीक है, अब आप देखेंगे विकसित भारत इस सब में कवर होता जा रहा है। जो 6 ये डोमेन है और वह 6 हमारा उद्देश्य है विकसित भारत के, उसमें ये सब कवर होते हुए दिखाई देंगे। और क्या करना है? फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूती देना है इस। और एक आखिरी अगर बात करें तो रेगुलेटरी, मतलब रेगुलेशन, रेगुलेटरी रिफॉर्म, इन सब में हमको बात करना है। ठीक है, तो टैक्सेशन हिंदी समझ में आ रहा है इसमें, टैक्स से रिलेटेड, पावर ऊर्जा से रिलेटेड, अर्बन मतलब शहरी, एम्प्लॉयमेंट माइनिंग मतलब माइनिंग खनिज वाला। ठीक है, फाइनेंशियल वित्तीय से संबंधित, रेगुलेटरी मतलब नियम कानून से संबंधित, तो ये रहेगा। और फिर क्या होगा? हमारे 10, उन्होंने क्या कहा कि हमारे 10 जो मुख्य पॉइंट है, मुख्य क्षेत्र है, इसके इर्द गिर्द ये पूरे का पूरा अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारा बजट सत्र चलेगा, मतलब बजट पेश है। ठीक है, तो 10 कौन कौन से सेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करना। तो नंबर 1, अगर आपको बात करें तो 10, ये 6 डोमेन हो गया इंपॉर्टेंट, यहां से 10 क्षेत्र, 10 एरिया जिसके इर्द गिर्द ये बजट घूमने वाला है। तो 10 एरिया ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 एग्रीकल्चर। ठीक है, दूसरा नंबर की बात करें अगर, रूरल ग्रोथ। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो इंक्लूसिव ग्रोथ, और चौथे नंबर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रोथ। चौथा मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण। ठीक है, पांचवें की अगर बात करें तो इसमें है एमएसएमई। अभी मैं इन सभी पॉइंट में, अगर इसके आगे हम लोग अभी चर्चा करेंगे तो ये सारे के सारे आपके 10 पॉइंट कवर हो गए, इसके ही अंतर्गत सारी की सारी जो योजनाएं हैं, जो नियम कानून सब अभी आए हैं, वो है एम्प्लॉयमेंट। अब आप ये सोचिए कि जो ये हम 10 पॉइंट लिख रहे हैं, इसके बाहर क्या जाने वाला है? किसी देश में, किसी राज्य में इसके ही इर्द गिर्द सारी चर्चाएं होंगी। इन्वेस्टिंग इन पीपल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब लोगों के विकास में हम पैसा खर्च करेंगे। ठीक है, इनोवेशन में करेंगे, इसी में इनोवेशन है। अभी बहुत सारी योजनाएं आएंगे। ठीक है, 8वां, 9वां और 10वां। तो 10वां आपका है नर्चरिंग इनोवेशन, इनोवेशन को नर्चर करना, और फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, फिर 8वें और 9वें की बात करें तो वो हमारा संबंधित है एनर्जी से सप्लाई करने से और प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, दो हैं। क्या क्या करना है? प्रमोटिंग एक्सपोर्ट,
और एनर्जी सिक्योरिटी। ये आप देखिए इस 10 क्षेत्र में मेन ये हमारा बजट पूरा का पूरा इसके अंतर्गत। कौन कौन से 10 क्षेत्र है? एग्रीकल्चर, रूरल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टिंग पीपल डेवलपमेंट और इनोवेशन, और एनर्जी सिक्योरिटी और प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, और नर्चरिंग इनोवेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें के इर्द गिर्द सारा का सारा हमारा बजट ये घूमेगा। अब हम लोग, ये रहा आपका हाईलाइट, इस इतने के इतना ही बात लगभग है इस बजट में। अब कौन कौन से आया है सब ये 10 पॉइंट के अंदर कवर होंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। चाहे तो आप इस बजट को अगर लिखना चाहे तो जितना मैंने लिख दिया ना, 10 पॉइंट ये, 6 पॉइंट यो और 4 पॉइंट वो, इतने में ही बजट समेट दीजिए। ये आपकी स्किल होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इन 10 के अंदर क्या क्या रहने वाला है। ओके, अब समझिए, उसको आप लिखा रहने दीजिए। सबसे पहले देखिए, अभी ये होगा, हम मिक्स रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। मेनली जैसे अभी स्टार्टिंग हम कहाँ से पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर से। सबसे पहला, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या मिला, क्या क्या बजट में इस कहा गया। तो सबसे पहले पीएम धन धान योजना। पीएम धन धान योजना के अंतर्गत क्या है कि लगभग 100 जिले चिन्हित किए जाएंगे और लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए, मतलब 1 सॉरी हाँ, 100 जिले चिन्हित किए जाएंगे, लगभग 1.7 करोड़ फार्मर को इसमें फायदा होगा पीएम धन धान योजना से, ठीक है। फिर कॉटन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मखाना बोर्ड गठित किया जाएगा। कहां पर बोर्ड? ये इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार में। ये आपसे प्रश्न आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मखाना बोर्ड का गठन होगा कहां पे? बिहार में। और क्या है? केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी लिमिट बढ़ा दीजिए। अभी तक ऋण कितने ले सकते थे आप? 3 लाख तक, अब आप अप टू 5 लाख ले सकते हैं। ये मेन बात हुई। फिर इसमें कौन सी बात हुई कि नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड, ठीक है। सीड के मतलब सीड से रिलेटेड क्या बनेगा? नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड, मतलब उत्तम क्वालिटी के बीजों का के लिए अनुसंधान केंद्र बनेंगे और निर्माण होगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आप मेन से लिख रहे हैं ना, तो यहां से लिख देंगे एग्रीकल्चर के फील्ड में इतनी इतनी इसमें मेन प्रमुख बातें, ठीक है। फिर और क्या हुआ? आत्मनिर्भर इन पल्सेस, दाल में क्या? आत्मनिर्भर पल्सेस, इन पल्सेस मतलब दालों के संदर्भ में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इसमें भी इस बजट में चर्चा की गई है। ये क्या कहा गया है? 6 साल का इसमें लगभग टारगेट रखा गया है। 6 साल का ये मिशन है। वैसे भी अगर देखा उड़द मूंग जो भी है, वैसे भी हमारा देश में उत्पादन और उपभोग सबसे ज्यादा दालों का भारत में ही है अगर कहा जाए तो, ठीक है। ये आत्मनिर्भर पल्सेस इसी में आ गया। भारतीय डाक, इंडियन पोस्ट ऑफिस क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। क्या प्रमोट करेंगे? कि आप लोन की सुविधा का, ठीक है। पोस्ट ऑफिस एज ए कैटलिस्ट काम करेंगे, उत्प्रेरक का काम करेंगे। जैसे इंश्योरेंस हो गया, डीबीटी हो गया, लोन लेना हो गया, तो ये सब कौन प्रमोट करेगा? पोस्ट ऑफिस इसमें एक कैटलिस्ट का या फिर उत्प्रेरक का काम करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, एग्रीकल्चर से हो गया। अब दूसरा मान लीजिए इसमें सेक्टर है, हम इंपॉर्टेंट बात करें एग्रीकल्चर में, ये 4-5 बातें प्रमुख है। अब हम आते हैं एमएसएमई। अब एमएसएमई में क्या हुआ? एमएसएमई में इस बार सरकार ने एक उसका डेफिनेशन चेंज किया कि मतलब एमएसएमई का आप कितना रुपए अगर इन्वेस्ट करेंगे, कितना टर्नओवर है, तब आपका माइक्रो इंटरप्राइजेस कहलाएगा, स्मॉल इंटरप्राइजेस कब कहलाएगा और मीडियम इंटरप्राइजेस कब कहलाएगा। ओके, तो एक चार्ट है जिसे पहले करंट का, अभी का जो मैं बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, ठीक है। आप ये समझिए
इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, ये पैसा किस में रहेगा, करोड़ में रहेगा। ठीक है, अब आप इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, माइक्रो इंटरप्राइजेस, स्मॉल इंटरप्राइजेस, मीडियम। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इसकी क्राइटेरिया क्या होगी, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट है इसमें लगाते हैं पैसा, तब आपका ये माइक्रो इंटरप्राइजेस इंडस्ट्री मानी जाएगी। 25 करोड़ स्मॉल के लिए गठित किया गया। पहले, इससे पहले क्या होता था, और कम था, जैसे इसमें 2.5 से नहीं 1 ही लाख का वो कहलाता था माइक्रो। अब 25 करोड़ का माना जाएगा, और ये 125 करोड़ का माना जाएगा सीआर। और टर्नओवर अगर आपका कितना है, टर्नओवर अगर आपका 10 करोड़ का है तब आपका माइक्रो में आएगा, 100 करोड़ का है तो आपका स्मॉल में आएगा, और मीडियम में कब आएगा, जब आपका 500 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है, ये बढ़ा दिया गया। ये यहाँ से एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, माइक्रो 2.5 करोड़ में, टर्नओवर आपका 10 करोड़ होना चाहिए। स्मॉल इंटरप्राइजेस में 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का टर्नओवर हो तो आप ये माना जाएगा। मीडियम 125 और 500 करोड़। ये एक क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें चेंजेस हुआ। और क्या हुआ कि सरकार जो है, जो पहली बार एसटी, एससी या वुमेन, ये कैंडिडेट है ना, ये अगर क्रेडिट कार्ड इनको दिए जाएंगे। ठीक है, ये अगर उधार लेते हैं या फिर लेते हैं तो इनको कितना करें, 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा, अप टू 5 ईयर, 5 साल तक का। ठीक है ना, और एमएसएमई में भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे, इस तरह के एमएसएमई क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड देने का सिंपल सा मुद्दा यही होता है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप पहले पैसा ले लीजिए सरकार से, फिर बाद में आप देते जाइए। तो एसटी, एससी और वुमेन के लिए जो क्या 2 करोड़ तक का इसमें पैसा देगी सरकार, 5 साल तक में आप लीजिए और भरिए फिर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है, इसी में है ना। ठीक ना, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर अलग से पॉइंट ले लीजिए मैन्युफैक्चर का। तो मैन्युफैक्चरिंग में मेनली लेदर, फुटवियर, इसको बहुत बढ़ावा देगी। उसके बाद टॉयज, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में अभी आप लोग देख रहे हैं चीन के सस्ते खिलौने मिलते हैं, बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है आजकल, तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं इन टॉयज का। तो खैर छोड़िए, तो टॉयज मैन्युफैक्चरिंग ये हो गया, इसको बढ़ावा देगी कि भारत में ही ये टॉयज निर्मित हो और हमारे यूज में आए और सस्ते दर में इस्तेमाल हो। ठीक, उसके बाद ये तो हुई एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग की बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में क्या है कि हमारे लिए सरकार क्या करे, हमारे लिए बजट में क्या है, पीपल के डेवलपमेंट में क्या है, उनके इनोवेशन में क्या है। तो उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हम लोग यहाँ पर अब बात करने वाले हैं। इसको आप नोट डाउन करेंगे, वो नहीं मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ मेन क्रक्स यही है, 10 एरिया। ठीक है, अब पीपल के इसमें क्या है, लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन में क्या सरकार योगदान करेगी, इसमें बहुत सारी बात होने वाली है। तो मैं एक एक करके बहुत सारी चीजें बताता चलूंगा, आप लोग नोट डाउन करें। सबसे पहले क्या है, आईआईटीज की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ओके, ध्यान रखिए, आईआईटीज की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, उसमें सीट बढ़ाई जा रही है आईआईटीज में। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, डे केयर और कैंसर केयर हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे, नंबर 2। ठीक है, आईआईटी, दूसरा क्या हुआ, डे केयर और कैंसर केयर। तीसरे नंबर का है अटल टिंकरिंग लैब्स, ये इंपॉर्टेंट है, लिखता हूं मैं, अटल टिंकरिंग लैब्स। ये कहाँ पे, स्कूलों में खोले जाएंगे। ठीक है, स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब्स लगभग 50 के और खोले जाएंगे, एक्स्ट्रा खोले जाएंगे। कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल में। ये इंपॉर्टेंट है, अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में। आकर एआई, एआई को बहुत बढ़ावा मिलेगा। एआई एजुकेशन कहाँ पे दिया जाएगा, स्कूल्स और कॉलेज में दिया जाएगा। इसमें 500 करोड़ का लगभग
पैसा सरकार लगा रही। फिर और क्या किया जाएगा, ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड की व्यवस्था पहुंचाई जाएगी कहाँ, स्कूलों में। ब्रॉडबैंड आप लोग समझ रहे होंगे कि इन चीजों में मतलब टेक्नोलॉजीज में पर सरकार पैसा खर्चा करने वाली है। ब्रॉडबैंड कहाँ है, हायर एजुकेशन, हायर स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में ये ब्रॉडबैंड हर जगह लगाए जाएंगे। इसका टारगेट कब तक का है, अगर टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट अगले टारगेट तो टारगेट का कुछ क्लियर नहीं है, पर हाँ ब्रॉडबैंड की हर जगह अवेलेबिलिटी होगी, ये कहा जाएगा, कनेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, मेडिकल एजुकेशन में क्या क्या मिला। मेडिकल एजुकेशन में आप लोग देखेंगे लगभग 10 के सीट 10,000 सीटें बढ़ाए जाएंगी, और ये लक्ष्य है कब, 50 के सीट को बढ़ाना। कब तक, लगभग आज से लेके सॉरी 10,000 सीट से लेके 75,000, 75,000 इसको सीट की कैपेसिटी अगले आने वाले समय तक कर देना है, ठीक है, ये 5 साल में, ठीक है ना। ये मेडिकल हर साल हम देख रहे हैं कि मेडिकल में सीट को बढ़ाया जाता है। अभी मुझे रियलिटी नहीं पता होता है कि बढ़ा कि नहीं, पर हर बार हम पढ़ते जरूर हैं, ओके। फिर क्या किया जाएगा कि राज्यों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे देना है ना, स्टेट को हम पैसा देते हैं, राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा देने का। अभी आप देखेंगे ना तो इस बार सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्चा हुआ, अभी तक डिफेंस में होता था, इस बार लास्ट में वही बताऊंगा किसमें कितना खर्चा हुआ। तो इस बार सबसे ज्यादा राज्यों को देने में हुआ। तो इसमें राज्यों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.5 लाख करोड़ तक एक्स्ट्रा वो मिलेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, जल जीवन मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता है जल जीवन मिशन इसका मतलब ये है कि आपके 100% वाटर सबके घर तक पहुंचना है, तो ये 2028 तक इसको एक्सपेंड कर दिएगा। जब घर सबके पहुंचाना है तो खर्चा तो लगेगा ना, तो ये सरकार कहती है हम करेंगे, ठीक है, अभी इस बजट में। उसके बाद पावर एनर्जी सेक्टर में क्या करेगा सरकार, पैसा इसमें लगभग अब 0.5 है एडिशनल बोरो 0.5 तक आप एक्स्ट्रा इसमें बोरो उधार ले सकते हैं पावर सेक्टर में, अगर आप काम करेंगे, मतलब कुछ पावर सेक्टर से रिलेटेड है, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पीपल इन्वेस्टमेंट में काम आने वाला है और इनोवेशन में काम आने वाला है। और क्या हो सकता है, तो इसमें अगला पॉइंट है असेट मोनेटाइजेशन क्या है, असेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 से बढ़ा के 30 तक कर दिए गए। इसमें क्या होगा, 10 लाख करोड़ जुटाएगी सरकार। सरकार क्यों जुटाएगी, सरकार इसलिए जुटाएगी कि उसको वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर पाए, किसमें, एसेट के रूप में बना पाए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर लगा पाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिंपल सा मतलब यही होता है कि जिससे सरकार की फिर कमाई हो, ऐसी जगह वो पैसा लगा पाए, ओके। आगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को बताएंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 से 2030 तक बढ़ा दिया गया, 10 लाख करोड़ एक्स्ट्रा सरकार जुटाएगी और उसको कहाँ खर्चा करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगला पॉइंट है अर्बन चैलेंज फंड। अर्बन चैलेंज फंड क्या है कि लगभग 1 लाख करोड़ खर्चा होगा अर्बन चैलेंज फंड में। इसमें क्या होगा कि शहरों के विकास में खर्चा, उनके नाली में, सैनिटेशन में, ठीक है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, मॉडर्नाइजेशन में, ये कहाँ होगा, लगभग अर्बन चैलेंज फंड के रूप में 1 लाख करोड़ ये चलेगा। फिर क्या है, मैरीटाइम डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। मैरीटाइम डेवलपमेंट में क्या होगा कि जो कोस्टल राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, गुजरात हुआ, जहाँ क्या है, समुद्र है, तो समुद्र में बहुत सारा बिजनेस चलता है, वहाँ उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट करना पड़ता है, फिशरीज चलते हैं, बोट चलता है, टूरिस्ट चलता है, तो उसमें क्या करेगी सरकार जो है ना, सरकार 49%, सेंट्रल गवर्नमेंट 49% उसमें सहायता करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। ये कहा गया है मैरीटाइम डेवलपमेंट के संदर्भ में। फिर आया न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर में क्या होगा कि न्यूक्लियर डेवलपमेंट में क्या करेगी सरकार, तो न्यूक्लियर में विकसित भारत
है ही। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन देखिए, न्यूक्लियर न्यूक्लियर में थोड़ा सा भारत के हाथ अभी खुले हैं। पहले कुछ रेस्ट्रिक्शन होता था तो भारत डेवलपमेंट कुछ नहीं कर सकता था, अभी अब करेगी। अब रिस्ट्रिक्शन कुछ खुल गए हैं। जैसे पहले ये होता था कि मान लीजिए भारत ने एक बार कहा था कि हाँ, जैसे रेस्ट्रिक्शन ये होते थे कि भारत भारत ने ये कहा था, मान लीजिए कि अगर हमसे कुछ न्यूक्लियर या फिर वो फेल होते हैं, मान लीजिए कोई औजार हम अमेरिका से मंगाए हैं और वो फेल होते हैं और कुछ नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? भारत ने कहा था कि भाई अमेरिका तुम्हारी होगी, क्योंकि आपकी कंपनी ने बनाया, आपने बनाया और पता नहीं किससे बनाया। लेकिन अमेरिका अभी तक नहीं मानता था, ठीक है, कि नहीं, अगर फूटेगा टूटे मतलब कुछ भी होगा, उससे हमला होगा तो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं, अब अमेरिका मान गया है। अमेरिका ये कहा है ठीक ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। ये रिस्ट्रिक्शन है। बहुत सारे और रिस्ट्रिक्शन होते थे कि उनको रेगुलेशन ऐसे बनाना है, जब हम चाहेंगे तभी तुम चला सकते हो, नहीं, अब हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर वाला मामला। उड़ान स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है। कौन सा? उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम के अंतर्गत क्या है, अब लगभग उड़ान 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 से आप संबंधित है लगभग 120 टर्मिनल को और एयरपोर्ट्स को, और इसमें कनेक्टिविटी को इंगेज किया जाएगा। 120 और डेस्टिनेशन को एयरपोर्ट मतलब बनाया जाएगा, कुल मिला के कहा जाए इंगेज किया जाएगा, ठीक है। 120, जिससे किसको फायदा होगा? लगभग अगर इसमें काउंटिंग करके बताई गई है तो इसमें लगभग अगले 10 साल तक 4 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा। 4 करोड़ पीपल इसमें हो सकते हैं अगले 10 साल तक। ये इंपॉर्टेंट है। उड़ान योजना का संबंध क्या है? मतलब भारत में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना, एयर टर्मिनल को बढ़ाना, एयरपोर्ट्स को बढ़ाना, ठीक है। तो उड़ान योजना के अंतर्गत ये चीजें और की जाएंगी। फिर आगे क्या है? आगे क्या कहा गया इस बजट में कि फ्यूचर नीड्स, बिहार को लेकर एक स्पेशल पॉइंट कहा गया है। बिहार वालों के लिए स्पेशल सौगात है। पिछले साल से ही बिहार के पीछे पड़े हैं कि हाँ, उनको ज्यादा ज्यादा तो खैर देना भी चाहिए, कोई बात नहीं। तो फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार क्या होगा? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ये बिहार के लिए स्पेशल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। और वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट, एक्स्ट्रा फंड इसको दिया जाएगा। किसको? वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट में, ओके। तो ये बिहार के लिए है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होने की संभावना रहती है, वो है हमारा टूरिज्म। टूरिज्म, अब टूरिज्म में क्या है? टूरिज्म में ग्रोथ क्या है? टूरिज्म में हमारा क्या है? तो हमारा विकास करने का हमारे ये उद्देश्य है कि टूरिज्म ऐसे डेवलप किया जाए कि लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़े, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, लोग भी आए, पैसा खर्च करें, उसमें इन्वेस्टमेंट भी करें। तो टूरिज्म का हम विकास करेंगे। इसमें क्या कहा गया? लगभग हम 50 साइट्स ऐसे भारत में ढूंढ के निकालेंगे, खासकर इन स्टेट्स के कोऑपरेशन से, और उनको हम डेवलप करेंगे, नंबर 1। दूसरे, इसमें ई वीजा जैसे चीज करेंगे। टूरिज्म को थोड़ा देख लीजिए, इसको 50 साइट्स का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। थोड़ा थोड़ा मैं लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, ठीक है। ई वीजा जैसा कॉन्सेप्ट लाया जाएगा जिससे बाहर के लोग भी आए, ठीक है। इसमें और क्या कर पाएंगे हम कि स्किल डेवलप होगा। होगा तो होगा कि नहीं होगा? मुद्रा लोन जैसे सुविधा इसमें किया जाएगा। ईज ऑफ इजी किया जाएगा, मतलब ईज ऑफ ट्रेवल एंड कनेक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ ट्रेवल और एंड कनेक्टिविटी इजी किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि आप लोग जैसे मान लीजिए कोई टूरिज्म वाला प्लेस हुआ, तो जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा होटल बनाए, अपने घर में भी आप एक रूम दीजिए, कोई गेस्ट आए तो उसमें रह सकता है, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसको भी आराम मिलेगा, उसको सस्ता मिलेगा, घर का खाना मिलेगा। तो ये सब कर सकते हैं। 50 साइट्स हम ऐसे डेवलप करेंगे भारत में, किसके सहयोग से? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये रहा किसमें? टूरिज्म के सेक्टर में। फिर उसके बाद आते हैं कि कुछ और अनाउंसमेंट हुए, जैसे इंपॉर्टेंट जैसे पीएम रिसर्च फेलोशिप। पीएम रिसर्च फेलोशिप के अंतर्गत
क्या किया जाएगा, लगभग ध्यान रखें, पीएम रिसर्च फेलोशिप के अंदर क्या होगा, लगभग 10 के फेलोशिप 10,000 फेलोशिप योजनाएं चलेंगी, जैसे आईआईटी में और आईआईएस में। ठीक है, तो पीएम रिसर्च फेलोशिप में पैसा खर्चा करेगी सरकार। जीन बैंक फॉर क्रॉप्स, ये इंपॉर्टेंट है, जीन बैंक लिखे आप नोट करते रहिए, जीन बैंक फॉर क्रॉप्स मतलब फसलों के जीन बैंक। उसमें क्या होगा कि 10 लाख लगभग जर्म प्लाज्म को क्या करेंगे, स्टोर किया जाएगा, जिससे आपातकालीन स्थिति में उनका यूज किया जाए। ठीक है, फिर क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट ज्ञान भारत मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत क्या है, ज्ञान भारत मिशन, इसमें जो पुराने हमारे मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है, पुराने अभिलेख है, पुरानी ज्ञान की पुस्तकें हैं, वेद है, पुराण है, तो उनसे संबंधित एक डिजिटल डाटा बनाया जाएगा, जिसमें इन सब चीजों को इकट्ठा किया जाएगा। ओके, समझ में आया ना, जैसे कोई पुरानी किताब है, धरोहर है, उन सब चीजों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, उनका किताब किसके अंतर्गत, ज्ञान ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत। ओके, डिजिटली लिखा है। रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया जाएगा, बहुत ज्यादा क्या मतलब, लगभग 20,000 करोड़ रुपए R&D में किया जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत में बहुत कम होता है, अगर हुआ अच्छे से होना बहुत आगे जा सकता है, उसमें बहुत कम पैसा खर्चा होगा। दूसरे कंट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, यहाँ क्या है, जो मिला है उसको यूज करो, फिर खत्म हो जाए तो फिर समझ में ही नहीं आता क्या करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता ही नहीं। तो इसमें कहा गया है कि नेशनल वो रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा 20,000 करोड़ लगभग खर्चा किया जाए। फिर उसके बाद आता है नेशनल जियोस्पेशियल मिशन। जियोस्पेशियल मिशन, इसमें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट नहीं। फिर प्रमोट एक्सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है ना, एक्सपोर्ट प्रमोटिंग, ये तो एक्सपोर्ट प्रमोशन में क्या होगा, ये कहा गया है कि भारत को अब कुछ छूट देना चाहिए। जैसे 1991 में रिफॉर्म आए थे ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे, उसमें क्या किया गया था, उसमें यही किया गया था, अगर हमको दुनिया से कनेक्ट होना है तो हमको इजी करना पड़ेगा चीजों को। जैसे मान लीजिए दूसरे देश में जाना हो, हमको बिजनेस करने जाना हो, तो अब 50 कागज बनवाना हो, 100 जगह परमिशन लेना हो, तो कौन करेगा। तो इन सब चीजों को कम करो, इजीनेस करो, ईज करो, मतलब, और कुछ कुछ जगह जैसे मान लीजिए बहुत आप टैक्स लगाते हैं, उन टैक्स को कम कर दो, तभी वो बिजनेस बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो एक्सपोर्ट को प्रमोशन इसी तरह मिलेगा, इजी एक्सेस हो जाए क्रॉस बॉर्डर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ड्यूटी, कुछ सरचार्ज और जो टैक्सेस लगते हैं उनको कम किया जा सके आसानी से। जैसे अभी भारत क्या करें कि कार्गो, इंडिया क्या बनाएगी, कार्गो बनाएगी, कार्गो सेंटर, जहां से सामान आए और वहां रखा जा सके। व्यापारियों के पास, हर कोई के पास तो एक एक कार्गो बना नहीं, वो सेंटर बनाएगा नहीं, तो भारत सरकार खुद बना के देगी, जिसका सामान आ रहा है तो वहां रखे, फिर अपना ले जाए, पैसा लगेगा पर कम। तो इससे खुला थोड़ा है, अगर अपने आप को, भारत को बड़ी इकोनॉमी बनाना है तो थोड़ा ओपन इकोनॉमी की तरह जाना हो। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी से काम चलेगा नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी प्लस ओपन इकोनॉमी में रुक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही है एक्सपोर्ट्स का मतलब, सिंपल था कि इजनेस। भारत ट्रेड नेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, भारत ट्रेड नेट। अब इसमें क्या होगा, भारत ट्रेड नेट क्या है, आप लोग लिख रहे हैं ना, भारत ट्रेड नेट। अब भारत ट्रेड नेट है क्या, तो भारत ट्रेड नेट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, तो इसका डिजिटलाइजेशन, इनकी सबकी जानकारी भारत ट्रेड नेट के अंतर्गत मिलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे रहा है, एयर कार्गो की फैसिलिटी भारत सरकार देगी, ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में सहायता करेंगे। अब फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में दो चार चीजों है की बात करेंगे। जैसे कि क्या हुआ कि सेंट्रल केवाईसी,
सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री वाला सिस्टम लागू होगा। जैसे रजिस्ट्री हुआ ना, हमने पिछली बार बताया कागज की जरूरत नहीं पड़ेंगे। तो सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री 2025 तक ये होगी। एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दिनों से मांग की गई थी। एफडीआई की लिमिट जो थी 74% टू 100% कर दी गई, बहुत दिन से बात हो रही थी और ये हो गई। ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद टैक्स रिफॉर्मेशन में क्या हुआ, तो टैक्स रिफॉर्मेशन में कुछ इनडायरेक्ट टैक्स में मेनली कि टैक्स रिफॉर्मेशन की अगर बात करें तो टैक्स रिफॉर्मेशन में ये हुआ कि निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा कि हम अगले हफ्ते तक टैक्स मतलब न्यू टैक्स बिल ले आ रहे हैं। ठीक है, न्यू टैक्स बिल लाएंगे अगले हफ्ते तक। अभी जो हमारी टैक्स नीति चल रही है ना, टैक्स की नीति चल रही है 1961 इनकम टैक्स पॉलिसी, कब की चल रही है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का चल रहा है, काफी पुराना है, इसको बदलना चाहिए। अब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो इतनी बात है। और इसमें क्या टैक्स से रिलेटेड क्या रिफॉर्म में बात किया गया कि जन विश्वास बिल, एक और बिल आएगा जिसको कहा जाएगा जन विश्वास विश्वास बिल 2.0। इसका ये मतलब रहेगा, आखिर जन विश्वास बिल में ये मतलब है कि जो बहुत सारे केसेस है, लगभग 100 तरह के नियम कानून ऐसे लगते हैं, उनको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। मतलब उसमें सीधे के सीधे क्या कर दिया जाता था, मान लीजिए कि जेल जाना है, 100 तरह के बहुत सारे अपराध हैं ऐसे जिसमें आपको जेल जाना पड़ेगा। सरकार ने ये कहा है कि हम जन विश्वास बिल से ये कर देंगे कि उसमें आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, कुछ आप पैसे दीजिए, पैसे निर्धारित कर देंगे, उससे आप पैसे देके जेल जाने से बच जाएंगे। क्योंकि छोटे मोटे ऐसे कानून ऐसे केस में आप फंसे होंगे तो उसमें पैसे देके आप बरी हो सकते हैं। ये कहने का सिंपल सा मतलब है जन विश्वास ऐप का, सॉरी बिल का। ओके, फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स में 7 टैरिफ रेट हटाए गए हैं। ठीक है, लेदर और कुछ चीजों में, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म में क्या हुआ है, ये टैक्स रिफॉर्म के अंतर्गत ही है। जैसे लेदर हो गया, लेदर फुटवियर हो गया, टॉयज हो गया, एलईडी हो गया, एलसीडी हो गया, आपका सेमीकंडक्टर चिप हो गया, इनमें क्या है जो ड्यूटी लगती थी, कस्टम ड्यूटी वगैरह, वो हटा दी गई है, मतलब जीरो। ठीक है, कुछ और ऐसी दवाइयां हैं, मेडिसिन है, जिनमें आपको बिल्कुल भी आपको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। जैसे 36% ऐसे कुछ लाइफ सेविंग ड्रग है जिनमें जीरो टैक्स, नो टैक्स देना पड़ेगा। तो आप लोग ये थोड़ा होशियार रखिए कि बहुत अभी भी मेडिकल वाले पैसा आपसे ले लेंगे तो उनका पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि जीरो टैक्स से कुछ 36 तरह की दवाइयां हैं, वो मेंशन होती है, यहाँ पर हम लोग नहीं बता सकते कितने हैं। ठीक है, 5 मेडिसिन ऐसे हैं जिसमें 5% केवल ड्यूटी लगती है। ठीक है, और 37 मेडिसिन और 13 तरह के ऐसे प्रोग्राम है जिसमें टैक्स बिल्कुल नहीं लगता, तो आप थोड़ा होशियार रहिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट है जिसका बहुत ज्यादा न्यूज में हल्ला है, वो क्या है कि आज हम सुबह से देख रहे हैं न्यूज चैनल्स में, आप लोग भी समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले यही कि आपको अब पैसा नहीं लगेगा, किसमें, इनकम टैक्स लगेगा नहीं, इनकम टैक्स फ्री हो गया 12 लाख तक में। तो ये टैक्स स्लैब में बदलाव सरकार ने किया है, बिल्कुल किया है। पहले का टैक्स स्लैब की अगर हम बात करें पहले की, तो ये होता था, आप ये ध्यान रखें कि 0 से 3 लाख तक में नील रहता था। ऐसे लिख लीजिए, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 प्लस में, ठीक है 15 प्लस, इसमें कितना नील, 5, 10, 15, 20, जीरो 3%। हाँ ठीक है, एक कौन सा है, 5, 10, 15, 20, 25 वाला कहाँ गया, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा लास्ट में, पर ठीक है समझिए आप। ये अब आपसे कोई मतलब नहीं रहा है। 0 से 3 लाख में पहले नील, 3 से 6 लाख में 5% आपका इनकम टैक्स लगता है, 10%, फिर 15%, फिर 20%। मुझे लगता है ये 15 से 18 होगा, फिर 18
प्लस होगा, जिसमें 30% होता था और ये 25%। ठीक है, ये टैक्स स्लैब हुआ करते थे। अब जो न्यू टैक्स स्लैब है ये आपको ध्यान नहीं रखना है। अब न्यू टैक्स स्लैब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और समझिए आप। इसमें 4-4 साल का मैटर कर दिया, 0 से 4, 4 से 8, ये लाख है। ठीक है, लाख आपकी कमाई है। 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और आपका 20 से 24, और ये आपका 24 से लेके जितना हो। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया है, इसको बहुत ध्यान से न्यू टैक्स स्लैब को आप समझिए कि अगर 0 से 4 लाख है तो नील। ओके, 4 से 8 लाख है तो 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, मैक्सिमम आपका लग सकता है 30% टैक्स। ये न्यू, ये जो बजट हुआ है ये खास बात है। अब आप कह रहे हैं बहुत लोग यही कि 12, आप सुन रहे होंगे न्यूज कि 12 लाख तक में, 12 लाख और 12.75 लाख में आपका फ्री है टैक्स। पर आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये 4 से 8 में 5%, 8 से 12 में 10%, ये कैसे है। तो मैं अब आपको समझा देना चाहता हूँ कि सिस्टम है क्या। तो 12% जो रियलिटी है, 12%, सॉरी 12 लाख तक में आपका पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, 12 लाख इंडिविजुअल वाला। और जो अगर मतलब जैसे मान लीजिए मैं कहीं से अगर पैसा पाता हूँ, चाहे जैसे मान लीजिए आईपीएल में 12 लाख ऋषभ पंत को मिले, तो 12 लाख में उसको टैक्स नहीं लगेगा। और यही राशि 12.75 किसके लिए रखी गई है, जो वेतन भोगी है, मतलब वेतन पाते हैं वो 12, उनके में वेतन, और जो खुद है पर्सनल में 12 लाख और वेतन में 12.75 लाख, ठीक है, तक में टैक्स नहीं लगेगा। पर ये क्या है, ये मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए आपकी कमाई है, एग्जाम्पल समझिए 15 लाख रुपए आपकी कमाई है 15 लाख, यहां तक तो छोड़िए आप, इस वाले आप सेक्शन में आएंगे 15 लाख में। तो आपकी कमाई कितनी ज्यादा है, 12 लाख से 3 लाख, 3 लाख है ना। अब आपको 3 लाख में से ये वाला लगेगा, 3 लाख का 15%। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अब आपको ये समझ में आएगा कि ये जो मेरा टैक्स लगेगा, तो ये क्या, मान लीजिए मेरे 15 लाख वेतन है, तो 15 लाख में लगेगा का, तो नहीं, 15 में नहीं लगेगा। जो बढ़ा हुआ वेतन है मतलब 3 लाख रुपए में ये 15% लगेगा, 3 लाख का 15%, जितना भी होगा उतना आपका वो लगेगा, टैक्स लगेगा। और इसी तरह जो ये बढ़ा हुआ है उसमें से ये टैक्स लगेंगे। ठीक है, 3 लाख में से ही लगेंगे, ये लगेगा, ये भी लगेगा। ठीक है, अरे यार चलो ठीक है, ये छोड़िए अभी, ये कैलकुलेशन मैं अभी कभी बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको कैलकुलेट करना। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, पर ठीक है। अभी ये है कि आपका अगर मान लीजिए 15 लाख है, तो ये बढ़े हुए में 15% आपका टैक्स लगेगा, पूरे के पूरे 15 लाख में नहीं लगेगा, ये आप समझ जाइए। ओके, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं, और इसमें क्या है, टीडीएस और टीसीएस, ये आपका हो गया। भाई इकोनॉमिक्स वाले आप लोग समझाइएगा, बहुत समझ में आता नहीं हमको। ये सिस्टम सब ठीक है, तो ये टैक्स स्लैब है, इतना आप याद रख लीजिए एग्जाम के लिए, बस जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद टीडीएस और टीसीएस में क्या होगा सीनियर सिटीजन में,
थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है, ये 50,000 से 1 लाख तक कर दिया गया है, ठीक है। और चैरिटी और ट्रस्ट में जैसे रिन्यू में पहले 5 साल होते थे, अब उसको 10 साल बढ़ा दिया गया है। कोई मान लीजिए आपके पास चैरिटी या फिर ट्रस्ट है, उसको रिन्यू कराने में 5 साल 10 साल। अब इतनी बात इसमें प्रमुख प्रमुख हो गई। अब हम इसमें ये बात करेंगे, लास्ट लास्ट चल रहा है 10 मिनट और, बाकी जो कहना था, जो बातें थी इसमें लगभग हो गई, ठीक है। अब इसमें मुझे ये कहना है कि आखिर सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, ठीक है। तो कहाँ से आता है, कहाँ से आता, तो सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, उधार से, ठीक है। कितना परसेंट आएगा, लगभग 24%। कहाँ सब इनकम होता है, 24%, ठीक है ना, उधार से। और कहाँ खर्च होता है, तो इस बार सबसे ज्यादा कहाँ खर्च करते हैं सरकार, तो 22% इस बार कहाँ करेगी, स्टेट को देगी। पहले क्या होता था, पहले उधार का कर्जा चुकाने में चला जाता था, ठीक है। तो इस बार 22% स्टेट में है, फिर 20% इस बार खर्च, मतलब उसमें सॉरी उधार भरेगी, ये सरकार करेगी, ठीक है। अब क्या हुआ, और अगला बात क्या है, कितना रेवेन्यू आएगा, कहां से आएगा, तो सबसे ज्यादा 34.2 लाख करोड़ आएगा, ठीक है। भारत का मतलब ये अनुमान लगाया गया 34.2 लाख करोड़ आएगा, ठीक है। उसको रेवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट क्या है, 34.2 लाख करोड़। ये क्या होता है, पैसा आएगा, आता है सरकार के पास, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक कैपिटल रिसिप्ट, सीआर। कैपिटल रिसिप्ट क्या रहने की संभावना है, 16.4 लाख करोड़, ठीक है। ये क्या हुआ, कैपिटल रिसिप्ट है, मतलब 16.4। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए उधार से, और कंपनी को कुछ बेचने में है, उधार देने में है, ये वहां पर खर्चा है, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ है, इसका मतलब आप ये समझिए, 34 लाख का ये और 16.4 का ये आएगा, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। मतलब कुल मिला के लगभग 51 लाख करोड़ का आपका बजट है, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार का बजट लगभग 51 लाख करोड़ का है, क्योंकि अगर देखा जाए सरकार को आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट 34 लाख करोड़, और सीआर और आरआर यहां से कितना आएगा, ये भी आएगा। ये देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, सरकार को जो पैसा आता है, ठीक है। और जैसे इनकम टैक्स या फिर कहीं कहीं से भी टैक्स से आ गया, इनकम टैक्स से आ गया, कॉर्पोरेट टैक्स से आ गया, जो भारत सरकार पैसा कमाएगी इतना लगभग। सीआर कैपिटल रिसिप्ट क्या है, जो सरकार जैसे कुछ कंपनियां बेचती है उसका पैसा मिलता है, उधार जो लेती है उसका पैसा मिलता है, तो ये मिला के सीआर कहलाता है, कैपिटल रिसिप्ट। तो 51 लाख करोड़ का लगभग बजट रहने वाला है। कुछ और टर्म है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रहने वाला है, 15.15। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, ये 15.5 लाख करोड़ रहने वाला है। और क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना रहने वाला है, 39.4, ठीक है। अब इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सड़क बनवा दिया, फ्लाईओवर बनवा दिया गया, मॉल बनवा दिए गए, तो इसमें खर्चा जो पैसा किया जाता है वो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। इससे नागरिकों को रोजगार मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है, कि जो खर्च किया गया, कहाँ, सैलरी देने में, पेंशन देने में, ये सब क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है, 39.4। ये इंपॉर्टेंट, फिजिकल डाटा का भी, फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा का भी दिया गया है, 4.4% ऑफ जीडीपी, ये इंपॉर्टेंट है।
इस बार फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा 4.4% ऑफ जीडीपी रहने वाला है। अच्छा है, कम होते जा रहा है। पिछली बार 4.9% का टारगेट था, 4.8 पे रुके हैं। इस बार 4.4 का टारगेट है और वो रहने वाला है। तो कोविड के टाइम तो 9% तक बढ़ गया था जीडीपी का, ठीक है। तो ये इतनी बातें इसमें प्रमुख हैं। अब लास्ट में मैं बात करता हूं कि आखिर जो ये बजट है लगभग 51 लाख करोड़ रुपए का, तो ये कहाँ कहाँ खर्चा होगा, कौन से मिनिस्ट्री को और कौन सी जगह। तो मेन इंपॉर्टेंट है डिफेंस। डिफेंस में लगभग ये 5 लाख करोड़ है, 4 पॉइंट कुछ है, आप 5 मानिए। डिफेंस में सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद फिर रूरल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो 2.5 लाख करोड़ की बात होगी, दिया जाएगा। फिर किसको दिया गया, होम अफेयर को। होम अफेयर की अगर बात करें 2.33 लाख करोड़ दिया गया। और उसके बाद एजुकेशन में कितना खर्चा किया गया, एजुकेशन में तो ये 1.28 लाख करोड़, इसमें और करना चाहिए थोड़ा। फिर ठीक है, आईटी सेक्टर में कितना है, एंड टेलीकॉम, इसमें आपको 95 के 95,000 करोड़ इसमें खर्चा किया। लास्ट है एनर्जी। एनर्जी में कितना खर्चा हुआ, तो ये 81 के करोड़। ये रहा आपका मोटा मोटा बजट का लेखा जोखा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात यही रही, 12.75 तक आपको पैसा नहीं लगेगा, उसके बाद जो बढ़ा है आपका उसमें आपका पैसा लगेगा। ओके, तो ये रहा आपका बजट। अब आप लोग इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, लिख लीजिए। इतनी ही बातें आपके काम की हैं। एक लास्ट में आपका क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर सबसे ज्यादा शब्दों के मामले में सबसे बड़ा बजट किसने पेश किया। एक। दूसरा क्वेश्चन, बजट कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि बजट शब्द या फिर है कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है, और इसका आर्टिकल क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस ये कौन से आर्टिकल में है, ठीक है ना। इतनी बातें आप लोग को बताना है मुझे लास्ट में, बस। और बजट यहाँ पर समाप्त होता है। इतना ही बजट था। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।